हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 समझाऊंगी। ठीक है। इस एक्सरसाइज से पहले जो जो इसके मेन टॉपिक्स थे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं उसकी मैंने आपको वीडियो पहले ही बना के दे दी है। ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है यहाँ। ठीक है, देखो फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x फ्रॉम 7। आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या चीज़? प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू में x, 2 और x का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। फ्रॉम 7, 7 में से फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 7 माइनस 2x बन गई आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3x एंड वाई। 3x एंड वाई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसके बाद डिवाइड किससे करना है, इसको 5 से। तो 3x प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, y ऐसी है, और इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से। ठीक है ना। उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y। कह रहा है स्क्वायर करना है किसका, x का और y का, और उसके बाद सम करना है। तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना, तो x स्क्वायर सम करना है प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 7 टाइम्स m, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स m इज एडेड टू 5 टाइम्स n। कह रहा है m को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, मतलब 7m किस में ऐड करना है, 5 टाइम्स n में। तो n को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब 5n। ठीक है। उसके बाद है टेक अवे 6, टेक अवे मतलब ले लेना, फ्रॉम द सम ऑफ p एंड q। कह रहा है p और q के सम में से क्या करो, 6 को ले लो, मतलब 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम आपने फैक्टर ट्री किया है ना। ऐसी एक ट्री डायग्राम होता है, तो क्या रिप्रेजेंट करना है उसमें आपको, टर्म्स एंड फैक्टर फॉर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अब आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के दिए, तो पहले आपको उसकी टर्म्स अलग करनी है और उसके बाद उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो दोनों चीज़ हमने समझ रखी है कि क्या होती है टर्म्स और फैक्टर्स। चलिए देखते हैं। देखो ए पार्ट आपके पास यहाँ पर लिखा है 3a² माइनस बी प्लस 2। तो पहले ट्री डायग्राम से इसकी टर्म्स अलग कर लेते हैं। तो देखो एक टर्म तो इसकी है 3a², एक टर्म इसकी है माइनस का b, और एक टर्म इसकी है 2। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स कैसे लिखोगे, 3 को ऐसे ही रहने दो, a 2 बार है, a इंटू ए। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर तो यही होगा माइनस b, और कोई नहीं हो सकता। 2 का फैक्टर भी 2 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म्स हो गई, और ये आपके पास क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना। चलिए एक पार्ट और बताती हूँ मैं आपको इसका। तो 4p प्लस 3q। देखो अगर मैं टर्म्स पूछूं तो 4p है और 3q है। ठीक है ना। और अगर मैं इसके फैक्टर भी पूछूं तो 4p के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 4 इंटू p। ठीक है, और 3 का तो 3 रहेगा, तो 3 इंटू q। मान लो अगर यहाँ पर -4 होता है तो आप क्या करते, तो इसका एक फैक्टर और बढ़ा देते, -1। माइनस को अलग से शो कर दो, और 1 से जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो -1 और आ जाता है यहाँ। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 2। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन p एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ p इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है इसमें से p वाली टर्म को अलग करो, और उसके बाद p का कोफिशिएंट लिखो। तो देखो 5p प्लस 3 है, तो p वाली टर्म ये है, तो कॉफिशिएंट क्या है, हमने कहता है ना कॉफिशिएंट जिसका भी पूछता है उसको छोड़ के बाकी सारी जो भी नंबर्स होते हैं वो है उसके साथ उस टर्म के अंदर। तो कॉफिशिएंट ऑफ p कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं तो देखो एक p यहाँ पर है ये रहा, और एक यहाँ p² है। हमें सिर्फ p वाली टर्म को अलग करना है, p² वाली को नहीं करना। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इस पूरी को देखेंगे। तो अब इसमें p का कॉफिशिएंट क्या है, इसमें p का कॉफिशिएंट है 7q। p छोड़ दो, इस टर्म में जो बाकी का बचा वो लिख दो। ठीक है, थर्ड वाले में कह रहा है 6pq माइनस 3qr प्लस 6pqr। देखो यहाँ पर 2 बार p है, एक बार p यहाँ है और एक बार p यहाँ है, तो आप दोनों का लिखोगे।
तो इसमें पी का कॉफिशिएंट है 6q, ठीक है, और इसमें पी का कॉफिशिएंट है 6q²। तो दोनों के कॉफिशिएंट्स आप लिखोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है राइट द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है सिर्फ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट लिखने हैं टर्म के, ठीक है, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के। तो देखो कांस्टेंट यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ PQ-1, तो इसमें कांस्टेंट ही है। हमने यही किया था ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स को यूज़ करके बनती है, जिसमें हम लेटर्स को वेरिएबल कहते हैं और नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। तो ये है कांस्टेंट, इसको छोड़ दो। इसके अलावा इसमें कोई न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है? वैसे देखा जाए तो नहीं है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकती हूँ। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले की बात करूँ 2y² + 6, तो ये तो कांस्टेंट है, इसे तो छोड़ दो क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। तो फिर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट आपके पास क्या आ जाएगा? ये 2 आ गया, ठीक है। अब अगर हम थर्ड वाला देखें ना, तो यहाँ पर मेरे पास 2 न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? देखो एक तो ये 3 एक सेकेंड, एक तो ये 3 आपको दिख ही रहा है, एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या आ गया? -1 और 3, ये दोनों आ गए इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक पूरा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इसमें से लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो लाइक टर्म्स वो होती है जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको यहीं पर ही बताती हूँ, 8p², ढूंढो कहीं और p² है ये नहीं, तो ये दोनों हो गई लाइक टर्म्स, ठीक है। और कहीं नहीं है p ना, p² छोड़ दो। तो ये एक पेयर आ गया आपके पास, 8p² कॉमा माइनस का p²। अब 3q², कहीं और है q², एक ये रहा q², एक ये रहा। तो ये तीनों लाइक टर्म है, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो 3q², 2q² और -q², कॉमा डाल के लिखना, ठीक है। उसके बाद 7pr और 2pr, ये दोनों लाइक टर्म्स है, और -2pr ये भी लाइक टर्म है, ठीक है ना। 2pq, सॉरी pr नहीं है, pq है। तो 7pq -2pq, ठीक है, और 2pq, ये तीनों लाइक टर्म्स है। तो तीनों को आप एक साथ लिख देना। मैंने अपने सॉल्यूशन में ना इनको शायद अलग अलग लिख दिया है, तो आप देख लेना, अगर मैंने अलग अलग लिखा हो तो आप इन तीनों को एक साथ लिखिएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पर क्या बचा? एक तो r बचा आपके पास, r के साथ कोई और है, -2r है, इसको लिख सकते हो एक साथ। तो -2r और r, ये एक बन गया पेयर। और कोई बचा अब आप पे देखें तो t वाला बचा, अच्छा हाँ, -3t। और देखो यहाँ t/2 है, तो ये दोनों तो लाइक नहीं हुए क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं, अच्छा ये दोनों भी लाइक हुए। देखो -3t, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? t/2। तो ये इसका मतलब 1/, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, देखो ½ तो है, तो ये सेम सेम, तो ये भी एक पेयर हो गया। मैंने अपने सॉल्यूशन में शायद ये पेयर नहीं लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर मैं इसको वहीं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ क्या लिखना है। तो आपको एक तो था 3t, कॉमा लगा के ये लिखना 3t, ठीक है, ये वाला कॉमा लगाना, और दूसरा में लिखना है यहाँ पर t/2, ये भी एक पेयर यहाँ पर ऐड कर लेना आप सॉल्यूशन 5 में, ठीक है। तो याद से इस पेयर को आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, 5 हो गया कंप्लीट। 6 आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइक और अनलाइक। बताओ इनमें से कौन सी लाइक है, कौन सी अनलाइक है। अभी ऊपर क्या है हमने, अब तो बता ही सकते हैं। जिनमें वेरिएबल सेम है वो लाइक है, जिनमें सेम नहीं है वो अनलाइक है। तो अगर हम देखें तो देखो इन तीनों में ए है, तो ये लाइक हो गई, ठीक है। बी वाले में देखो, बी वाले में आपके पास यहाँ तो XY है, लेकिन यहाँ X है, तो ये अनलाइक है। PQ QP एक ही बात है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये भी लाइक है। यहाँ X है, यहाँ Y है, तो ये अनलाइक है। हो गई आइडेंटिफाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्रिनोमियल। तो हमने किया था ना 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बायनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्रिनोमियल जिसमें 3 हो, और पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा हो। तो पहले वाले में अगर मैं देखूँ तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? बायनोमियल। दूसरे वाले में देखूँ तो 1 है, ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। तीसरे वाले में देखूँ तो 3 है, ये क्या हो जाएगा? ट्रिनोमियल। और फोर्थ में देखूँ तो भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको मैं आंसर दिखाऊंगी। अच्छा इसके आगे भी हैं पार्ट्स,
तो आगे के पार्ट्स और देख लेते हैं यहाँ पर। ई वाले में देखें तो मोनोमियल, क्योंकि एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें दो टर्म है तो बायनोमियल हो जाएगा, इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल हो जाएगा, इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, इसमें दो टर्म है तो बायनोमियल। ठीक है ना। चलिए लास्ट देखते हैं, आपसे कह रहा है अरेंज द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्ट्स एंड फाइंड द डिग्री। तो पहले आपको अरेंज करना है, फिर डिग्री बतानी है। तो देखो अरेंज आप कैसे करने वाले हो, यहाँ पर अगर आप ए पार्ट देखो तो सबसे हाईएस्ट पार्ट, पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये पिक थोड़ी क्लियर नहीं आई है। देखो सबसे बड़ी पार्ट है ये वाली, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे, उसके बाद इसे, और उसके बाद इसे। हो गया अरेंज। अब हाईएस्ट पार्ट किसकी है, 4, ये वाली है ना हाईएस्ट पार्ट इसकी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको सॉल्यूशन के साथ ही दिखाती हूँ, बाकी सारे सॉल्यूशंस भी दिखा देती हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, उसके बाद क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। आपको पता है क्वेश्चन 5 में आपको एडिट करना है, यहाँ पर खुद से लिखना है। ठीक है, तो वो टर्म भी लिख लीजिएगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। अब देखिए क्वेश्चन 8। तो देखो पहले मैंने पता है क्या किया, पहले जिसकी पावर 4 थी उसको लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 2 को लिखा, फिर 1 वाले को, और डिग्री जो हाईएस्ट है वो। उसी तरीके से मैंने बी पार्ट को भी अरेंज कर दिया, पहले 7 वाला बड़ा था वो लिख दिया, फिर 3 वाला लिख दिया, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। सिर्फ आपको वेरिएबल्स की पार देखनी है और अरेंज करना है डिसेंडिंग में, बड़े से छोटा। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया ही था, जिसकी हाईएस्ट पार होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पार 7 है, तो मैंने यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज, ये इसके सॉल्यूशन भी है 6, 7, 8, आप यहाँ देख लो। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी और आसान थी एक्सरसाइज, हमने कंसेप्ट पहले ही समझ लिया था तो इसलिए और आसान हो गई ये एक्सरसाइज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.3 समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।